दुनिया भर में जहाँ भी भारत का जिक्र होता है, वहाँ खेतों में लहलाती फसलों का जिक्र होना स्वाभाविक सी बात मानी जाती है। बच्चे आज भी स्कूलों में यही पढ़ते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन जिस तरह की खबरें हम आजकल न्यूज़ चैनल या अखबारों में पढ़ते हैं, उनसे ये प्रतीत होता है कि खेती किसानी एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य है। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह आज भारत के विभिन्न इलाकों में जोखिम का कार्य समझे जाने वाली कृषि को लाभ का व्यवसाय साबित कर चुके हैं कई किसान और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। कृषि शक्ति के आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही कृषकों से मिलवाने जा रहे हैं जो आज अपने इलाके के कृषकों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। मशरूम एक पौष्टिक आहार है। प्रोटीन से भरपूर इस आहार में रेशा व फॉलिक एसिड काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो आमतौर पर सब्जियों व मनुष्य के खाने योग्य अन्न में अनुपस्थित रहते हैं। मशरूम अब काफी लोकप्रिय हो गए हैं और अब इसकी बाजार संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन आज भी भारत में मशरूम की खेती से आम किसान अनभिज्ञ है। सोलन के रहने वाले एक युवा कृषक विकास बिनाल ने मशरूम की खेती को एक बेहतर व्यवसाय के रूप में बदल दिया। विकास बिनाल ने 5,000 की छोटी सी रकम एवं एक छोटे से खराब खाली पड़े मकान से शुरू की गई मशरूम की खेती को आज 5 करोड़ के व्यवसाय में तब्दील कर दिया है। आइए बात करते हैं विकास बिनाल से। नमस्कार विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी एजुकेशन के बारे में और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। बेसिकली मैं ये जो हमारा गांव है शिमलेज, यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर हम जनरेशन टू जनरेशन रह रहे हैं। बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली है। मुझे ये था कि मुझे कहीं जॉब नहीं करना है, कुछ ना कुछ बिज़नेस करना है। तो कई ऑप्शंस थे मेरे पास, जैसे डायरी फार्मिंग था, आपका पोल्ट्री फार्मिंग था, हैचरी था, एक फूड प्रोसेसिंग का था, मैं मशरूम फार्मिंग। तो कई ऑप्शंस मैंने देखे उस टाइम, तो आई चोज़ मशरूम फार्मिंग। कैसे शुरू हुआ आपका? घर में कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको आई होंगी जब आपने शुरू किया होगा? जैसे मैंने बताया कि वी आर एग्रीकल्चरिस्ट, तो एग्रीकल्चर तो हमारे ब्लड में है, जीन में है। जैसे पोल्ट्री फार्म करते हैं या कोई और करते हैं, वाले नहीं है अच्छा काम नहीं है, घर वाले भी लगे बोलने, तो उसके लिए उन्होंने ठीक है, तो अगर मशरूम फार्मिंग करना चाहता है तो कर सकता है। तो इसके बारे में आपने कुछ नेट से पहले जानकारी? नहीं जी, उस टाइम कोई नेट नोट नहीं होता था। यहाँ पर ये जो एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनका मशरूम फार्म होता था चायल दोची में। बेसिकली ही इज़ द फर्स्ट ग्रोअर टू ग्रो मशरूम्स। और दूसरे आपको पता है कि सोलन इज़ मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक मशरूम रिसर्च सेंटर था, नेशनल मशरूम रिसर्च सेंटर। नाउ इट इज़ डायरेक्टोरेट फॉर मशरूम रिसर्च। तो थोड़ा अवेयरनेस था यहाँ पर मशरूम के बारे में, तो और भी छोटे ग्रोअर यहाँ पर काम कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम जो है मैंने 5,000 रुपये का कंपोस्ट, मतलब आप ये समझिए कि मेरा 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था 1990 में। अच्छा। और उस टाइम मशरूम का रेट होता था 20-22 रुपये किलो। तो मैं वो 5,000 रुपये का मशरूम का कंपोस्ट लेके, और एक हमारे मकान के अंदर, पुराने मकान जो था हमारा, जिसके अंदर कोई नहीं रहता था, उसका बल्कि एक किचन होता था, उसके अंदर जो है मैंने वो मशरूम के बैग लगाए और उस टाइम जो है 15,000 रुपये का मशरूम सेल किया उसमें से। तो विद इन 2 मंथ्स जो है मतलब जो मेरा जो प्रॉफिट था 9-10 हज़ार रुपये था। तो जब वो मैंने पहली बार ट्रायल किया या पहली बार मशरूम लगाई, तो रोज़ मशरूम निकल रहे हैं, रोज़ मैं उसको हार्वेस्ट कर रहा हूँ, रोज़ मार्केट में दे रहा हूँ, रोज़ पैसा आ रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये काम बहुत अच्छा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप कुछ टाइप्स के बारे में बताना चाहेंगे, कुछ कि कितनी टाइप्स का होता है ये? देखो, मशरूम फार्मिंग के लिए पहले तो आपको 3 चीज़ें चाहिए, एक सीड, दूसरी कंपोस्ट और तीसरा ग्रोइंग रूम्स। फिर आप उसको 2 ढंग से प्लान कर सकते हैं मशरूम फार्मिंग को, कि भाई आपको मशरूम फार्मिंग जो करना है अराउंड द ईयर करना है या सीजनल करना है। ठीक है, अब देखिए देयर आर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ मशरूम्स विच आर ग्रोन ऑन डिफरेंट सबस्ट्रेट्स। जैसे बटन मशरूम हो गया, आपका ऑयस्टर मशरूम हो गया, आपका शिटाके मशरूम हो गया, मिल्की मशरूम हो गया, पैडी स्ट्रा मशरूम हो गया, इरिंजिन होगी, देयर आर सो मैनी वैराइटीज़। बट अभी जो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा मशरूम कंज्यूम हो रहा है दैट इज़ बटन मशरूम। इंडिया में तो हमारे इंडिया में तो अगर मशरूम बोले तो बटन मशरूम। फिर आपको जो भी वैरायटी आप मशरूम को ग्रो करना चाहते हैं उस तरह का सबस्ट्रेट तैयार करना है। सबस्ट्रेट मतलब फूड, उस मशरूम की फूड, और जो वो मशरूम लाइक करती है उस तरह का फूड आपने उसको देना है।
वो क्या नाइट्रोजन लेवल चाहिए उसको, क्या उसको पीएच चाहिए, कितना उसमें मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, ठीक है, कितना उसमें कार्बन चाहिए, कितना वो चाहिए। तो उस तरह का फूड आपको उसको प्रोवाइड करना है मशरूम को। क्योंकि अगर आप मशरूम को हैप्पी रखोगे, हैप्पी मशरूम कब रहेगी, जब उसको अच्छा फूड मिलेगा, उसको अच्छी क्लाइमेट कंडीशंस मिलेगी, उसको अच्छा टेम्परेचर मिलेगा। तो मेरा तो एक फंडा है कि अगर मशरूम फार्मिंग करना है, कीप मशरूम हैप्पी, मशरूम विल कीप यू हैप्पी। मशरूम से एक छोटा सा पोर्शन लिया जाता है और उसको मीडिया के ऊपर डेवलप किया जाता है, फिर उसमें से मास्टर कल्चर बन जाता है, फिर सब कल्चरिंग किया जाता है। सब कल्चर जब आपका तैयार हो जाता है, उसके बाद उसको बॉटल्स में ग्रेन के ऊपर ले जाया जाता है। जो ग्रेन भी होता है, दिस इज ए स्टरलाइज्ड ग्रेन, बॉइल्ड ग्रेन होता है। फिर इसके अंदर ये डालते हैं, फिर इसके अंदर ये फैल जाता है। 1 kg का पैकेट हम बनाते हैं और उसके बाद इसको हम अपने स्पॉन पर यूज़ करते हैं, अपने फार्म पे यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको सेल भी कर देते हैं। अभी भी जो आप इंडिया में अगर मशरूम फार्मिंग आप देखो तो क्या होता है कि जो आप उसका जो कंपोस्ट तैयार करते हैं, सबस्ट्रेट तैयार करते हैं, वो 2 तरह से कर रहे हैं। एक तो उसको पास्चराइजेशन कर रहे हैं और दूसरे उसमें क्या करते हैं, केमिकली ट्रीट करते हैं। उसके ऊपर कोई ना कोई फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड आप सबस्ट्रेट के अंदर डालते हैं और उसको केमिकली ट्रीट करते हैं। तो मैंने जो उस टाइम डिसाइड किया कि मुझे जो है पास्चराइज करना है। पास्चराइजेशन मेथड क्या है कि आप क्या करते हैं कि उस सबस्ट्रेट का, उस कंपोस्ट का, उस मीडिया का टेम्परेचर रेज कर देते हैं एक स्पेसिफिक डिग्री के लिए, से 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस टेम्परेचर पर उसको कुछ ना कुछ जैसे 8 से 10 घंटे तक मेंटेन करते हैं। तो जब आप 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे स्टीम से, तो क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, वो सब किल हो जाते हैं। उसके बाद उसका टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं और उसके अंदर फिर फंगस को डालते हैं, सीड डालते हैं, और उसके बाद वो आपकी कंपोस्ट के अंदर, आपके सबस्ट्रेट के अंदर वो जो फंगस, जो भी मशरूम आप ग्रो करना चाहते हैं, वो उसके अंदर इंक्यूबेट होता है और उसके बाद उसका प्रोडक्शन लिया जाता है। तो दूसरा तरीका है कि आप अपने सबस्ट्रेट को जो है केमिकली ट्रीट कर रहे हैं, आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ कंटेंट जब आप अपनी कंपोस्ट के ऊपर या सबस्ट्रेट के ऊपर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ कंटेंट आपके मशरूम में भी आ जाते हैं। तो मैंने वो ये चीज़ किया कि मुझे पास्चराइज्ड ढंग से कंपोस्ट तैयार करना है। उसके लिए मैंने 1,50,000 पैसे अपना कंपोस्ट यूनिट बनाया, छोटा एक, और वो जो मेरा डिसीजन था, वो डिसीजन मुझे उस जगह से आज यहाँ लेके आया। अगर मैं भी उस टाइम केमिकल पास्चराइज अपनी कंपोस्ट करता तो मेरी बेटर यील्ड नहीं आती, मेरे पास क्वालिटी मशरूम ना होती और मैं शायद इतना राइज नहीं कर पाता। क्योंकि उस टाइम जो केमिकली ट्रीट ग्रोअर्स करते थे, आज उसमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर रहा है, सब लोगों ने काम छोड़ दिया और वो ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या है मशरूम के बारे में, आप क्या सोचते हैं कि इतनी जानकारी आपके पास है, आप इसे कुछ लोगों में बांटते भी हैं? पूरे इंडिया में तो मेरा नेटवर्क है ही, इवन अब तो एक पूरे वर्ल्ड में भी, एक डिफरेंट कंट्रीज़ में अभी, जैसे जापान है, काठमांडू है, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी मैं बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी जाके आया। तो एक हमारा पूरा, हम आपस में जो है एक्सचेंज करते रहते हैं, और उसमें ऐसा ही नहीं है, लर्निंग प्रोसेस होता रहता है, नए नए ग्रोर्स भी हमारे पास आते रहते हैं। और देखिए मशरूम फार्मिंग है क्या, इट इज़ बायो कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू हेल्थ फूड, और देयर आर लॉट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट अवेलेबल इन इंडिया, है ना। लेस देन 10% इज़ यूटिलाइज्ड, 90% इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड। और मैं आपको बात कहूँ, 90s से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये भी पॉलिसी रहा है कि वी हैव टू पॉपुलराइज मशरूम, बिकॉज मशरूम इज़ ए हेल्थ फूड एंड इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको पॉपुलराइज करने में लगी है। इसीलिए जैसे डायरेक्टरेट फॉर मशरूम रिसर्च है, वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, आपको बैंक से लोन मिलते रहते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल ग्रांट देती रहती है, तो मशरूम को पॉपुलराइज करने के लिए। तो अब मेरे पास जो इंडिविजुअल लेवल पर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी मेरे पास कोई NGO आता है, कोई स्टूडेंट्स आता है, कोई एंटरप्रेन्योर आता है, कोई कंपनी आती है, तो मैं उनको साथ डिस्कस करता हूँ एंड आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद दोज पीपल एंड हेल्पिंग देम टू ग्रो मशरूम्स। कि कितना टर्नओवर है आपका, और आपने आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप कहाँ तक लेके जाना चाहेंगे इस कारोबार को? देखिए जी, मैंने मशरूम फार्मिंग शुरू किया एज एन अनएम्प्लॉयड, और पहले जो मेरा टर्नओवर था, फर्स्ट जो मैंने बताया आपको 15,000 रुपये का टर्नओवर था। तो ये टर्नओवर आस्ते आस्ते मेरा बढ़ रहा है। अभी जो है लगभग हम 4-5 करोड़ रुपए का मशरूम साल में सेल कर देते हैं, और उसमें हम मशरूम का सीड, मशरूम की कंपोस्ट, मशरूम पिकल, ड्राई मशरूम, ये चीज़ें सारी सेल करते हैं।
और अभी तो देखो मेन हम बटन मशरूम का ही कर रहे हैं, अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं शिटाके के ऊपर भी, ये भी। तो आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से हम प्लानिंग कर रहे हैं और इसको आगे ले जा रहे हैं कि हमारा टर्नओवर भी बढ़ेगा, और टर्नओवर के साथ साथ हमारा जो एक और मकसद है कि हमने मशरूम को जो है कॉमन मैन फूड बनाना है। और कोई भी फूड कॉमन मैन फूड कब बनेगी, जब वो मार्केट में अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर आपको मिलेगी। अभी नॉर्दर्न इंडिया में जो आप देखिए जो वाइट बटन मशरूम है, दिस इज़ ए कॉमन मैन मशरूम। आप नॉर्दर्न इंडिया में देखो कि आपको मशरूम का पैकेट 20 रुपये 30 रुपये का मिल जाता है, मीन 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो। और एक पैकेट अगर एक कॉमन मैन आदमी भी खरीद के लाता है 20 रुपये का, वो अपने पूरे परिवार को उसका एक वेजिटेबल उसकी बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी। तो एक कोई भी सब्जी आज की डेट में 20 रुपये से सस्ती नहीं मिलती, ठीक है ना जी। अब 20 रुपये की आप मान लो कोई और सब्जी लेके आओ, उसमें वेस्ट निकलेगी, कुछ निकलेगी। तो 20 रुपये की मशरूम अगर आप एक खरीद के लाते हो और 4 आदमी खा रहे हैं, तो 5 रुपये की डाइट में आप मशरूम डाइट ले रहे हो, एंड मशरूम इज़ ए हेल्थ फूड, है। तो हमारा यही है आने वाले टाइम का कि भाई हम लोग मशरूम को और लोगों को अपने साथ जोड़ें। अभी इंडिया में क्या है कि हमारा जो मशरूम का जो कंजम्पशन लेवल है बहुत डाउन है। हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इट इज़ ओनली 30 ग्राम्स, और वर्ल्ड का जो कंजम्पशन लेवल है इट इज़ अराउंड 3 kg, और कई कंट्री में तो 8-9 किलो भी है। अब ये देखिए ना, अगर आपको 30 ग्राम से 3 किलो भी जाना है तो वी हैव टू ग्रो 100 टाइम्स। देखो 30 ग्राम 3000 ग्राम, है ना, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इसका कारण यही है कि अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। पर अब क्या हो रहा है कि लोग एजुकेशन आ रहा है, अवेयरनेस आ रहा है, उनका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, तो दे आर गोइंग फॉर ए हेल्थ फूड। तो आने वाले टाइम में दिस इज़ ए नेक्स्ट जनरेशन फूड, यू कैन से कि मशरूम जो है इज ए नेक्स्ट जनरेशन फूड। अच्छा विकास जी, आप कुछ मैसेज आज के युवा कृषक को देना चाहें? आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द नीड ऑफ आवर, कि अब वो टाइम गया कि ट्रेडिशनल खेती जो आप करते थे उसका टाइम अब चला गया हैं। अब आपको जो है नई नई इनोवेशंस करनी पड़ेगी, आपको हाई टेक यूज़ करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेशन करनी पड़ेगी। उससे क्या होता है कि आपकी जो है यील्ड बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी। और हर एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी हमारे और एग्रीकल्चरिस्ट हैं दूसरे फील्ड में भी है, हमें जो है नई नई टेक्निक्स, नई नई इनोवेशंस, और हम बाहर की कंट्री से भी सीख सकते हैं जाके। जैसे इजराइल है, नीदरलैंड्स फूलों में बहुत बढ़िया है, इजराइल का एग्रीकल्चर में बहुत बढ़िया है। तो उन लोगों से भी हम अच्छी अच्छी टेक्निक करके हम अपनी पैदावार भी, यील्ड भी बढ़ा सकते हैं एंड क्वालिटी भी, क्योंकि आने वाला टाइम जो है क्वालिटी का है। मशरूम कल्चर के बीजों को इस तरह से अलग अलग रखा जाता है ताकि इनका इस्तेमाल मशरूम उगाने के लिए किया जा सके। मशरूम कल्चर के इस तरह से बेड बनाए जाते हैं एवं तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित रख इसका उत्पादन किया जाता है। विकास बिनाल ने मशरूम की खेती से न केवल पैसा कमाया है बल्कि कई पुरस्कार जीतकर शोहरत भी हासिल की है। भारत में हर साल हजारों विद्यार्थी कृषि की पढ़ाई करते हैं एवं अपने स्तर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि एवं किसानों के लिए कार्य करते हैं। लेकिन उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बहुत कम है जो अपनी पढ़ाई को सीधे खेतों पर लागू कर कृषि को एक बेहतर व्यवसाय का रूप प्रदान कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के रहने वाले एग्रीकल्चर में डॉक्टरेट ब्रिजेश कमल के बारे में, जिन्होंने किसान का मित्र कहे जाने वाले केंचुए द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय शुरू किया और आज उनका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। मुझे हमेशा किसान के नाते हमेशा लगा कि किसान बीमारियों को वक्त पर पहचान नहीं पाता है और फिर गलत दवाइयों का, खादों का इस्तेमाल होता है और अल्टीमेटली लॉस होता है किसानों को, जो मतलब उसको रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। तो मेरा मेन उद्देश्य था कि किसानों को एक प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो जिसमें वो किसी कृषि वैज्ञानिक से आकर मिले, अपने सैंपल्स दिखाए और वक्त के साथ जागरूक हो। अलग अलग यूनिटों से लाई गई वर्मी कंपोस्ट को यहाँ डंप किया जाता है, जिसे एक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ऊपर फिल्टर और रिफाइन होने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा इस रिफाइंड वर्मी कंपोस्ट में मित्र जीवाणु भी मिलाए जाते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम आदि। जी, जो आप देख रहे हैं ये फील्ड से आई हुई वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट जो हमारे फील्ड कलेक्शन असिस्टेंट्स हैं और जो हमारे पार्टनर्स हैं फील्ड में जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं उसका रूप है। इसको मटेरियल को अब इस कन्वेयर बेल्ट में ऊपर भेजा जा रहा है, रिफाइनिंग प्रोसेस में जाएगा, वहाँ पर
इसमें जो हम मित्र जीवाणु मिलाते हैं, जो आपने देखा है, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, ये सारे ऊपर जाकर उसमें मिक्स होंगे और ये रिफाइन हो जाएगा। जो इसमें प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हुआ है वो वापस आ जाएगा। और बाकी मटेरियल आपको मैंने बताया है, जो मटेरियल वर्मी कंपोस्ट, प्योर वर्मी कंपोस्ट, जिसमें हम लोग बाद में नीम ऑयल भी मिलाते हैं, वो ऊपर जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। हर बार हमारा जो फील्ड से सेमी प्रिपेयर्ड मटेरियल आता है वो यहाँ गिराते हैं। वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है बेस्ट क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट लोगों को प्रोवाइड करने का, वो हम दे रहे हैं। हम लोग जो आज के टाइम में जो बेस्ट साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बेशक फार्मर्स मार्जिनल है, छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, जिसमें एक्जोटिक वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं और फ्रूट क्रॉप्स भी हैं। और कुछ समय से 5-7 सालों से आपको मालूम है कि हमारा प्रदेश फ्लोरिकल्चर में भी काफ़ी आगे निकला है। तो इन सारी फसलों को उगाने में किसानों को कई तरह की समस्याएं आती हैं, आपको मालूम है। इसमें पोषण संबंधी समस्याएं हैं, इसमें कीट संबंधी समस्याएं हैं, इसमें बीमारी संबंधी समस्याएं हैं। और मुझे लगता है कि सही मायने में अगर किसी कृषि वैज्ञानिक को किसानों की सेवा करनी है तो वो, या अपनी सर्विसेज देनी है, इनका उत्थान करना है, तो वो मेरे ख्याल किसानों के नज़दीक में आके हो सकता है। सब लोग अगर यूनिवर्सिटी में शोध करेंगे और उसका कोई प्रसार नहीं करेगा, लोगों को जागरूक नहीं करेगा, लोगों को किसानों को बताएगा नहीं कि बेसिकली ये समस्या क्या है, इसका निदान क्या है, टारगेटेड पेस्ट क्या है, पहले कैसे रोका जा सकता है, बाद में जो लॉसेस होते हैं या फिर जो हम इनपुट्स देते हैं फर्टिलाइजर्स के या पेस्टिसाइड्स के, वो किस तरह हमारे मैं कहूँगा कि जो उत्पाद हैं उनको दूषित भी कर रहे हैं। मैंने जो ये उद्यम स्थापित किया था, इसके 2 उद्देश्य थे। एक तो था कि किसानों को कंसल्टेंसी दी जाए, उनकी मतलब मदद की जाए किसी न किसी तरह, कहीं बैठकर प्राइवेट सेक्टर में सुबह से रात तक उनकी सेवा में उपलब्ध रहें, खेत में जाएं, सीखें, उनको बताएं। दूसरा, एक रोज़गार का भी एक अगर ऐसा उद्यम कोई स्थापित किया जा सके किसी के द्वारा, तो मैंने भी ऐसा सोचा था और मैं उसमें कुछ हद तक सफल भी हुआ हूँ। मैंने जिला सिरमौर में एक ऐसी जगह चुनी है, भेलन, जहाँ पानी कम है, खेती बाड़ी है वो साल में एक ही बार हो पाती है क्योंकि पानी बरसाती है, लेकिन वहाँ पर पशुधन लोगों के पास काफ़ी है, FYM जिसको गोबर कहते हैं वो काफ़ी है और खेत में कम यूटिलाइज होता है। तो मैंने उन लोगों को 2002-03 के बाद यही कहना शुरू किया कि देखिए वर्मी कंपोस्ट बन सकती है, इसके अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं। उस समय लोग सोचते थे कि शायद ये बिकेगा नहीं, गोबर कौन खरीदेगा। मुझे याद है कि मैंने लोगों के साथ इवन खुद भी बेलचा चलाया। मुझे एक बार लोगों ने गोबर का डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं जानता हूँ वक्त के साथ जो मेरा एक उद्देश्य था कि रोज़गार उपलब्ध कराने में हम लोगों को सफल हो जाएंगे, तो उस कार्य में हम सफल हुए हैं। और आज हमारे पास लगभग 40 वर्कर्स काम करते हैं और इसके अलावा ट्रकर्स हैं, जीप वाले हैं, फील्ड कलेक्शन असिस्टेंट्स हैं, जो जगह जगह से वर्मी कंपोस्ट कलेक्ट करके हमारी छनाई और पैकेजिंग यूनिट तक पहुँचाते हैं। उन लोगों को भी रोज़गार हम उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए जो वर्मी कंपोस्ट के कंज्यूमर्स हैं, जो जैसे एप्पल फार्मर्स हैं, पॉली हाउसेस वाले, पहले कहाँ से आता थे मटेरियल, सिटी बेस्ड वर्मी कंपोस्ट आते थे। और सिटी कंपोस्ट में आपको मालूम है कि क्या क्या होता है उसमें हाउस होल्ड वेस्ट के अलावा मेडिकल वेस्ट भी होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है। तो वो तो बल्कि हमारा जो तौलिए है, जो ज़मीनें हैं उससे ख़राब हुई है। हमने प्योर मटेरियल लोगों को दिया, अच्छी गुणवत्ता वाला मटेरियल दिया, उनको भी फ़ायदा हुआ। तो ये भी जो हमारा उद्देश्य था, इसमें भी हम लोग कुछ हद तक सफल हुए हैं और हमारा फ्यूचर प्लान भी है। देखिए,
मैं चाहता हूं कि अब क्योंकि हम लोगों ने कंसल्टेंसी लोगों को दे दी, अब लोगों को कुछ डायग्नोस्टिक, अभी तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं जी। जैसे कोई मेरे पास सैंपल आता है, चलो मैंने सीखा है, मैं उस एक्सपीरियंसेस बेसिस पर उसको डायग्नोस करके बता देता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर एक माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी और एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी की बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में ज़रूरत है। किसान पैसा लगाने के लिए तैयार है। अब हम गुजरात का ट्राइकोडर्मा का आइसोलेट लेके हम यहाँ उसको किसान को नहीं देंगे, बल्कि अब हम यहीं का इन्हीं खेतों का ट्राइकोडर्मा यहाँ पर आइसोलेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके किसान को देंगे, तो उससे किसान को ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरे पास वो फार्मर्स जनरली आते हैं जो परेशान होते हैं, जिनको समझ नहीं आता है कि अब कहाँ जाऊँ। फिर कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जो हाई एंड, मैं कहूँगा कि जो नॉलेजेबल हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स थोड़े बड़े होते हैं, जो पहले चर्चा करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरिकल्चर फार्मर्स हैं जिनका एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का काम है, जिनके पॉली हाउसेज हैं, जो थोड़ा बड़ा वेंचर कोई कृषि उद्यम लगाना चाहते हैं, वो लोग आते हैं, वो चर्चा करते हैं। वो इवन कॉस्ट बेनिफिट रेशो, उस पर आने वाली समस्याएँ और किस तरह से उनका निदान किया जाए, और जैसे प्रोफाइलेक्टिक क्या वैसे मेथड्स और विधियां लगाई जाए। और इसके अलावा इन चीज़ों पे भी चर्चा करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और कोई अल्टरनेटिव मेथड, जिनको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं ना जी, दूसरे तरीके, तो वो फार्मर्स भी आते हैं। और नो डाउट वो लोग भी आते हैं जिनको उत्पाद चाहिए होता है, कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है कि जी ये दवा दीजिए, वो दवा दीजिए। जो खेती का तरीका है वो बिल्कुल बदल रहा है। यहाँ भी किसान ट्रेडिशनल खेती बिल्कुल छोड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब किसान वो जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे चावल वगैरह उगाते थे, या फिर गेहूं या मकई, वो सब बदल चुका है। अब यहाँ के लोग एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, विदेशी सब्जियाँ उगाते हैं, जिसको अच्छे प्राइसेस मिलते हैं। हम लोग फ्लोरिकल्चर में आपको मालूम है कि लीडिंग स्टेट है। एग्रीकल्चर को अब किसानों ने प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया। प्राइसेस जो, अगर आप अच्छा प्रोड्यूस, अच्छा मटेरियल, अच्छा उत्पाद पैदा कर रहे हैं तो प्राइसेस मिल रहे हैं। अब लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स में इतना जज्बा शुरू कर दिया है कि आप देखिए अश्वगंधा यहाँ पर कमर्शियल लोगों ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। जरबेरा आप देखिए, ये लोगों ने कमर्शियल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। यहाँ पाषाण भेद, अगर आप कुछ ऊपरी इलाकों में जाते हैं तो बड़ा सी चेंज आया है। प्रोडक्शन बहुत है, लेकिन मार्केट तक पहुँचाते पहुँचाते वो ख़राब भी हो जाता है, और मोरोवर किसानों को कम मिल पाता है। इसके लिए हम लोग बल्कि कई समय से प्रयत्न भी कर रहे हैं। मैं लोगों को कहता भी हूँ कि कृपया ऑर्गेनाइज होइए, इकट्ठे होइए। एकत्रित होने से ही फ़ायदा होगा। हम लोगों को फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी पड़ेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिल के एक किसान 10 क्रेट ना बेचे, बल्कि हम 100 क्रेट्स बनाएं, क्वालिटी बनाएं। और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बल्कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों को यहाँ जो क्रॉप्स उगाई जा रही है और उसकी क्वालिटी को वी आर सेंडिंग इट टू थ्रू सोशल मीडिया है, या चाहे वो नेट है, हम मंडीज़ में बिल्कुल वी आर सेंडिंग। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट गवर्नमेंट की अगर इस सेंस में मिले कि मैं कहूँगा कि वेयर हाउसेज मिले, कुछ कोल्ड स्टोरेजेस एक दो जगह पर लग जाएं, तो हम लोग वो जो लॉस है वो बचा सकते हैं। मटेरियल को कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं, और नेचुरली जो डैमेज किसानों को हो रहा है वो बचा सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में आएगा, ये समय आ रहा है जी। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा उन युवा साथियों को जिन्होंने एग्रीकल्चर में शिक्षा ग्रहण की है कि कृपया वाइट कॉलर की तरफ जाने की बिल्कुल भी ना सोचें। अभी भी हमारे देश में कृषि में बहुत अधिक स्कोप है। बहुत सारे लोग चूँकि गांव से शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है क्वालिटी प्रोड्यूस की, भोजन की, सब्जियों की, वो बढ़ रही है, वो घट नहीं रही है। और जो प्रोडक्शन किसानों के द्वारा की जा रही है और जो इनपुट है उसमें जो किसानों को मार्जिन मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि किसानों की रक्षा की जानी चाहिए, उनकी सेवा की जानी चाहिए। और ये जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको बिना घबराए सीधा इस सेक्टर में कूद जाना चाहिए। उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज किसान इन्वेस्ट करना चाहता है, वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहता है, वो नो हाउ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल नए लड़कों को आना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, और विद इन नो टाइम मैं कहूँगा कि उनको रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, ईमानदारी से काम करना होगा जी, और खुद भी नॉलेजेबल रहना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं रखने पड़ेंगे, और पूरा मतलब आगे तक की प्लानिंग करनी पड़ेगी, किसानों का सोचना पड़ेगा। कृषि शक्ति की इस श्रृंखला में हम आ पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश।
इस समय हम खड़े हैं ज़िला बिलासपुर के गांव नमहोल में। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था से जिसने मात्र 37 लीटर दूध से अपनी शुरुआत की थी 15 साल पहले, और आज ये संस्था 15,000 लीटर दूध प्रतिदिन सप्लाई कर रही है। इस संस्था का नाम है कामधेनु। आइए मिलते हैं कामधेनु संस्था के सचिव जीतराम कौंडल जी से। तो सर, हमें बताइए कि इससे पहले आप क्या करते थे और कामधेनु संस्था कैसे शुरू की गई? अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डॉसमैन के नाते मैंने अपनी सर्विसेज प्रारंभ की। अपने उस साथी जो किसी कारणवश सरकारी नौकरी नहीं पा सके या जिनके पास और कोई दूसरा किसी भी प्रकार का रोज़गार का साधन नहीं था, केवल खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर रहे, और खेतीबाड़ी बारिश के ऊपर निर्भर है, तो सभी लोगों का बड़ी मुश्किल से अपने गुजारे लायक अनाज होता है। अब केवल अनाज से तो अपनी सारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होगी, तो जो लोग खेतीबाड़ी में अपने काम में लगे हैं, वो साथ में पशुपालन व्यवसाय के साथ भी जुड़े हैं। हमारे बुजुर्गों से लेकर के सभी लोग प्रारंभ से इस काम को कर रहे हैं। जो लोग पशुपालन कर रहे हैं, उनके दूध के खरीदार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का एक एंटरप्रेन्योर है हिमाचल मिल्क फेड। सभी लोग उस संस्था को पहले दूध देते रहे, तथा जो लोग उनके साथ नहीं जुड़े थे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दूध देते थे। हर गांव तक उनकी अभी सुविधाएं नहीं है। हमारे लोगों को मिल्क फेड को दूध देने के लिए दूर दूर से आना पड़ता था। वर्ष 2001 में 1 अक्टूबर को 8-10 कृषक परिवारों के साथ हम लोगों ने बैठक करके इस संस्था के कार्य की डेयरी के माध्यम से शुरुआत की। 8-10 परिवारों का पहले दिन हम लोगों ने 37 लीटर दूध इकट्ठा किया, और एसेट्स के नाम पे एक उधार की केन के साथ हम लोगों ने शुरू किया। प्रारंभ में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई। धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में इस संस्था के साथ इस क्षेत्र की 26 पंचायतों में, जिनमें 14 पंचायतें बिलासपुर जिला की है, 12 पंचायतें सोलन जिला की है, इन 26 ग्राम पंचायतों के 160 गांव में हमारी संस्था का नेटवर्क है। आज प्रतिदिन 15,000 लीटर से अधिक हम लोग दोनों समय सुबह शाम गांव में दूध इकट्ठा करके और उसको यहाँ ला करके प्रोसेसिंग कर रहे हैं। कामधेनु की कलेक्शन वैन अलग अलग जगह से दूध कलेक्ट करके प्रोसेसिंग यूनिट पर लाती है, जहां उनकी प्रारंभिक जांच की जाती है। उसके बाद दूध को छाना जाता है। दूध को एक मशीन में डालकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम से गुजारकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस्ड दूध को अंत में पैस्चराइज्ड कंटेनर में इकट्ठा करके दूध का फैट एवं सॉलिड नॉट फैट की भी जांच की जाती है। हमारी संस्था की ओर से ऐसा प्रयास किया गया है कि 3.5 जिसकी फैट दूध की होगी, 8 SNF होंगे, उसको भी कम से कम 25 रुपये मिलेंगे। दूध में जनरली 2 चीज़ें होती हैं, एक फैट है और दूसरा सॉलिड नॉट फैट, जिसको SNF हम बोलते हैं। इस लैक्टोमीटर के माध्यम से हम लोगों को मिल जाता है कि इसके सॉलिड नॉट फैट्स कितने हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम मिल्क टेस्ट करते हैं। इसमें हमें जानकारी मिल जाएगी कि इस दूध में फैट्स है। जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर हैं, दुग्ध उत्पादक सदस्य हैं, हर एक का अलग अलग कोड नंबर है, सुबह का, शाम का। उसके गुणवत्ता के आधार पर 25 रुपये प्रति लीटर से लेकर 35 रुपये प्रति लीटर तक उनको दूध का रेट मुहैया करवाया जा रहा है। दूध की पॉस्चराइजेशन होने के बाद पॉस्चराइज्ड मिल्क टैंक में हमारा दूध ऊपर इकट्ठा हो गया है। उसके बाद ये पाउच पैकिंग मशीन है,
दूध बैलेंस टैंक में ग्रेविटी से ऊपर से आएगा और यहाँ पर ये दूध हमारे पाउचेज में पैक हो जाएगा। आप इस पूरे सिस्टम में देखेंगे कि जहाँ से हमने दूध को डाला और यहाँ तक जब हमने इसको पैक किया, कहीं भी नॉट टच्ड बाय द हैंड। दूध को पैकेजिंग यूनिट से पैकेट में पैक करके बिक्री के लिए बाजार तक पहुंचा दिया जाता है। हम लोग निरंतर संपर्क में हैं प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ, कि ये जो अलग अलग स्थानों पर मिल्क चिलिंग सेंटर उनकी स्थापना करनी, बड़े स्तर पर मिल्क पास्चराइजेशन प्लांट की स्थापना करनी, ऐसी जो भी कठिनाइयां हैं उनके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जहां से भी हम लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती हो, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाने का कार्य चल रहा है। तो जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, आज जितना भी दूध मार्केट में आ रहा है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, और मेरा विषय भी वो नहीं है कि दूध के नाम पर लोगों को मिलता क्या है। संस्था की ओर से मैंने पहले जैसे निवेदन किया, हमारी संस्था की उपलब्धि है जहाँ दूध उत्पादकों को इस संस्था के प्रति अटूट विश्वास है। वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल प्रदेश में जो आज यहाँ की ज़रूरत का 80% दूध बाहर से आ रहा है, वो दिन भी आएगा जब हिमाचल प्रदेश अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद आज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दूध की उपलब्धता की और गुणवत्ता के बारे में एक सपना है। क्या हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ऐसे छोटे छोटे यूनिट खड़े होंगे। अपने प्रदेश के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं उनकी ज़रूरत के बाद जितना दूध बचे, उसके प्रोडक्ट्स बने, वो सारे हम लोग बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। किसान ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई किसान है जो इसी तरह की संस्था शुरू करना चाहते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इस समय भारत सरकार की, विभिन्न प्रदेशों की सरकारों की ऐसी अनेक योजनाएं हैं, नाबार्ड जो केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ लगे हुए लोगों को, किसानों को, उनके आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे अलग अलग बहुत से वाटरशेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आवश्यकता केवल इतनी है, किसान को अपनी ताकत को पहचानने की, महसूस करने की है। वो खड़े हों, वो खड़े हो जाएंगे तो विभिन्न ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको मदद करने के लिए आगे आएगी। खड़ा किसान को होना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है इस संस्था के माध्यम से हल्का सा, एक छोटा सा लघु प्रयास जो हुआ है, ऐसा वहाँ भी प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, जो कल करने की सोची, सोच लो वो आज हो जाए। अगर मेहनत करो तो झोंपड़ी भी ताज हो जाए। तुम्हारे सामने पत्थर तो क्या, पर्वत भी छोटा है, अगर अपनी ही ताकत का तुम्हें एहसास हो जाए। कुछ इस तरह की ही कहानी है हिमाचल प्रदेश के गांव पनियाला के रहने वाले हरिमन शर्मा की, जिनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके उगाए हुए सेबों की कायल भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और निचली हिमाचल जैसे गर्म क्षेत्रों में सेब के बाग हो सकते हैं? कृषि शक्ति में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के गांव पनियाला के श्री हरिमन शर्मा जी से, जिन्होंने ये असंभव कार्य
कर दिखाया है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। ये जो वैरायटी आपने बनाई है सेबों की, इसका क्या नाम है? ये जो मैंने गर्म क्षेत्र के लिए एक इसमें बनाई है जी, क्योंकि आज से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि बर्फ़ के पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाला सेब गर्म क्षेत्र में भी पैदा हो सकता है। इसका नाम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा HRMN99 रखा गया है और प्लांट प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चली हुई है जी। तो आपका जो ये सेब है, इसमें और सेबों में क्या फ़र्क है? क्या इसकी गुणवत्ता है जिसकी वजह से ये बिकता है? इसके दो कारण हैं जी। पहला कारण तो है कि ऊपर का सेब जो परंपरागत क्षेत्र का सेब है, उसमें सेब के पर दवाइयों की छिड़काव सारणी 17 स्प्रे लोग करते हैं जी। ऊपर जो पहाड़ों में स्प्रे है वो विभाग की तरफ से अप्रूव्ड स्प्रे है, उसमें 17 स्प्रे वो करते हैं फल फूल आने से लेके फल पकने तक। और हमारे यहाँ जो सेब है उस पर हम एक भी स्प्रे नहीं करते हैं। वो तो रंग के लिए भी स्प्रे करते हैं, हम यहाँ कोई स्प्रे नहीं करते, कुदरती प्राकृतिक तौर पर रंग आता है। और दूसरी इसकी खासियत है कि ऊपर का सेब बर्फानी क्षेत्र का अगस्त सितंबर में मार्केट में आता है, ये आजकल जून में पक जाता है। इस कारण इसके मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपका जो ये पॉली हाउस है, इसके बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत आपने कैसे की? पॉली हाउस का इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ फरवरी तक ठंड पड़ती है, इसमें हम दिसंबर जनवरी में घिया, खीरा, कद्दू, करेला इनके पौधे पॉलीथीन के बैग्स में तैयार कर लेते हैं और जैसे ठंड हटती है तो हम किसानों को इनको बेच देते हैं और स्वयं भी लगाते हैं। और उससे ज़्यादा ऐसा है कि जैसे बाहर पौधा जो मई में फल देगा, वो पॉली हाउस से जो पौधा जल्दी तैयार होगी पनीरी, वो मार्च अप्रैल में फल दे देगी। और इसमें हमने नर्सरी लगाई है, सेब की नर्सरी लगाई है, कागजी नींबू की लगाई है और अनार की लगाई है। वहाँ से भी हम पौधे विभाग को देते हैं। ये पॉली हाउस लगाने में आपको सरकार की तरफ से क्या मदद मिली? एक स्मॉल नर्सरी का प्रोग्राम था, उसमें 3 लाख सब्सिडी मिली थी और पॉली हाउस के लिए 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दी गई थी। उसमें 50% सब्सिडी होती थी, अब तो 80% दी जा रही है। और इसकी मार्केटिंग आप किस प्रकार से कर रहे हैं? मार्केटिंग इसकी पहले तो लोग घर से ले जाते थे जी, अब पैसा के जैसे कुठेड़ा में हमारी एक लड़का दुकान करता है, वहाँ बेच देते हैं या घुमारवी में दे देते हैं, हम स्वयं इसकी मार्केटिंग कर लेते हैं। क्या क्या इसमें आपको शुरू में दिक्कतें और परेशानियां आई? नहीं, बाहर जब करते हैं तब तो आएगी। जैसे हम पहले सब्जियां वगैरह लाते थे, शिमला मिर्च वगैरह, तब तो दिल्ली मार्केट में बहुत दिक्कतें आती थी। मार्केटिंग की तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, परंतु जैसे सेब है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मार्केटिंग की। आगे चलकर आपके क्या प्लान्स हैं? किस तरीके से आप ये काम बढ़ाना चाहते हैं? आपके जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो भी इसको आगे लेकर जाना चाहती हैं? हाँ, हमारे बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी में रुचि लेते हैं जी, और एक लड़का यही कार्य करता है घर पर। और किसान यहाँ के क्षेत्र के आते हैं आपका पॉली हाउस देखने के लिए और सीखने के लिए कि किस तरीके से ये चीज़ की जाए? नहीं, बाहर से आते रहते हैं जी दूर दूर से, परंतु नज़दीक के कोई नहीं करते क्योंकि यहाँ की मिट्टी ही उपजाऊ नहीं है जी। हमारी मिट्टी बिल्कुल बंजर है। जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये सारे खेत बने हुए हैं, परंतु उजड़ डाल दिए हैं लोगों ने, क्योंकि कोई फ़ायदा खेती में लोग नहीं सोच रहे हैं। कितने पौधे हैं यहाँ पर और उसमें से आपका कितना टर्नओवर होता है? मेरे पास सेब के 77 पौधे हैं जी, अनार के 70 पौधे हैं जी, और आम के 250 पौधा है जी। और उनसे मिनिमम महीने की ज़्यादा नहीं तो 25-30 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है हमारी। निचले हिमाचल के गर्म क्षेत्रों में सेब उत्पादन के इस मेरे कार्य को बहुत सराहा जा रहा है और इसके लिए मुझे कई बार पुरस्कृत भी किया गया है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं।
नमस्कार, मैं वंदना सिंह आज आपको महोबा गांव की सैर करवाती हूं, जो चायल से 5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। इस गांव की अपनी ही एक खासियत है और वो खासियत है यहाँ पर फूलों की खेती। जी हाँ, यहाँ पर तरह तरह के फूलों की खेती की जाती है, जिसका पूरे भारतवर्ष में अपना ही एक नाम है। तो आइए आज मैं आपको मिलाती हूँ यहाँ के नंबरदार आत्म स्वरूप जी से, जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में यही लोग सुझाव देते हैं कि एग्रीकल्चर को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आपने कहाँ से ये शुरू किया और इसका आइडिया आपको कहाँ से आया। ये यहाँ पर हमारे एक ये जो पंजाब के जो सीएम थे, ये राजा अमरिंदर सिंह जी, वो अपने फार्म में लगाते थे उस टाइम, मतलब 1990 से पहला। तो वो लोग फूल बेचते थे। उनके पास हमारे यहाँ के एक नारायण शर्मा जी होते थे, वो उनके पास काम करते थे। उन्होंने हमारे को ये आइडिया दिया कि भाई आप लोग भी ये काम करो नंबरदार जी, आप लोग प्रोग्रेसिव आदमी हैं, तो आप लोग भी फूल उगाओ और ये बिकता है। तो उस टाइम हमारे को ये नहीं पता था कि भाई फूल बिकता है या क्या है, ये मतलब हमारे देश में कितना बिकता है। तो उनसे हमने आइडिया लिया, उन्होंने कहा भाई ये बिकता है, मार्केटिंग में मैं आपकी मतलब मदद करूंगा। तो उस टाइम दिल्ली में खान मार्केट में 4-6 दुकानें होती थी, बहुत कम फूल बिकता था। चंडीगढ़ में थोड़ा बहुत बिकता था। तो हमने उन दिनों से शुरू किया। आस्ते 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 बिकते बिकते इसकी मार्केटिंग बहुत बढ़ गई, मतलब 10,000 गुना। अगर आज उस टाइम एक फूल बिकता था, आज 10,000 फूल बिकते हैं कंपेरेटिवली उस समय से आज के समय में। तो जैसे जैसे देश मतलब ऊपर मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता गया, वैसे वैसे फूलों की मांग भी बढ़ती चली गई, तो प्रोडक्शन भी बढ़ती चली गई। आसपास के लोगों ने मतलब ये प्रेरणा लेके कि भाई यार इसमें अच्छे पैसे हैं, हमने भी बताया, तो लोगों ने भी सोचा कि भाई हम भी करें। तो आसपास के लोग बहुत जुड़ गए। फिर पूरे हिमाचल से यहाँ पर यूनिवर्सिटी के थ्रू मतलब लोगों की टीमें बना के, मतलब यूनिवर्सिटी के लोग मतलब साइंटिस्ट लाते थे इधर, उनको बताने के लिए, डेमोस्ट्रेशन के लिए कि भाई यार देखो वहाँ पर फूल का काम करते हैं, तो आप लोग भी करो, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आस्ते आस्ते ये पूरे हिमाचल में फैल गया। अब तो यहाँ से हमने ऐसा सुना है भाई 100 करोड़ या 200 करोड़ का फूल जाता है मतलब एक साल में। हाँ, मार्केट में दिल्ली, और वो बिकता है। इससे हमारे को 2-3 फायदे हुए। एक तो हमारे को नाम हुआ, हमारा लोगों में नाम हो गया, है ना। हमारे को 2 पैसे अच्छे मिल गए। हमने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन वगैरह के लिए मतलब बढ़िया अपना जीवन का स्तर ऊपर उठाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। मतलब अभी भी मतलब हमारे जो आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब इनके बच्चों के बच्चे पोते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में डाल के पढ़ा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा हुआ। हमने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं की, ना हमारे पास कोई इनकम का और कोई साधन है। हमने इस लैंड से ही मतलब इसमें से ही पैसा बचा के या मतलब एग्रीकल्चर का काम करके ही, फ्लोरिकल्चर का या जो भी काम करके ही हमने ना इसको एस्टेब्लिश किया। छोटा सा रिजॉर्ट है मैम, 9 कमरों का रिजॉर्ट है। मतलब लोग पसंद करते हैं, अच्छा लगता है उनको। टूरिज्म का तो ये है मैम कि भाई अगर हमारा देश स्ट्रांग होगा इकोनॉमिकली, अगर मतलब देश मजबूत होगा, तो लोग तो घूमने आएंगे, लोग तो एंजॉय करने आएंगे या एकांत में आएंगे। यहाँ पर पीसफुल एरिया है। ICAR में हमारे को एक बार मतलब टाइम मिला वहाँ जाने का। उनका NAIP एक प्रोजेक्ट था, DG साहब यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू वहाँ जाने का। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बनाया उन्होंने हमारे को। तो उन्होंने हमारे से पूछा कि भाई कृषि के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कमियां है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने 2-3 सुझाव दिए थे वहाँ पर। एक तो कि भाई एजुकेशन इन्वॉल्व करनी पड़ेगी हमारे को, एग्रीकल्चर सेक्टर में एजुकेशन इन्वॉल्व करने की, मतलब पढ़े लिखे बच्चों को इसमें लगाना पड़ेगा, अगली जनरेशन को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब उसको कैसे आप मोटिवेट कर पाते हैं, सरकार क्या पॉलिसी बनाती है वो बनाए, सरकार वो पॉलिसी बनाए। फिर जिस कंपैक्ट में पूरे इंडिया में जो भी आपके मतलब फसलें होती है, उसके हिसाब से उनके लिए वेयर हाउसेज, मतलब बहुत अच्छे वेयर हाउसेज बनने चाहिए, कोल्ड स्टोर की चेन बननी चाहिए। और जो नई से नई टेक्नोलॉजी मतलब आ रही है मतलब दुनिया में, हमारे यहाँ भी रिसर्च के काम होने चाहिए। तो वो हम टाइम टू टाइम जब समय मिलता है तो हम सुझाव देते हैं सरकार को। ये मुझे दूर दूर तक आपका जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है? ये मैम ये क्या है कि ये लेटेस्ट मतलब टेक्नोलॉजी, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। अच्छा, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने से क्या होता है कि इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है। तो आपको ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आपको बारिश से, तूफान से, पशुओं से, या मतलब किसी मतलब इसमें जैसे ये आपके ऊपर से शीट लगी हुई, बारिश आएगी तो इसमें अंदर फसल खराब नहीं होगी। साइडों में नेट लग जाते हैं तो अंदर कोई इंसेक्ट नहीं जाएगा, नेटिंग हो जाती है। इसके अंदर आपके ड्रिप लाइन लगे हुए हैं, इसकी फीडिंग ड्रिप से ही हो जाती है। इसके जो मतलब सॉइल की जो ट्रीटमेंट है वो भी आपकी ड्रिप से हो जाती है। आपने कोई दवाइयाँ डालनी है तो ड्रिप के थ्रू आप डाल सकते हैं, आपने फर्टिलाइजर डालने हैं तो ड्रिप के थ्रू डाल सकते हैं। हाँ, फंगस भी इसमें कम आएगी क्योंकि आप पानी अपने आप कंट्रोल्ड, मतलब आप सारा अपने आपके कंट्रोल में है ये सारा। इसका प्रचलन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये सब्जियों के लिए और भी कई फसलों के लिए ये विधि हमारे को बहुत फायदा हुआ इससे। तो इसमें खर्चा कुछ बहुत खर्चा तो है, अब खर्चा तो है जी।
अच्छा। खर्चा तो अब इसमें आएगा ही, मतलब आपको ये 2-3 किस्म के ग्रीन हाउसेज है। एक तो हाई टेक ग्रीन हाउस है जिसको बोलते हैं हाई, मतलब थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। ये टनल टाइप है, हाँ जी। इसको आप जब मर्जी यहाँ बना सकते हैं, जब मर्जी इसको उखाड़ के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये जो छोटे टनल टाइप खुले में खेती करते हैं, हाँ जी। उसमें और इसमें खेती में क्या फ़ायदा है और किस तरह से आप इसको दोनों को अलग अलग कैसे देखते हैं? खुले में खेती करने से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर आपको गारंटी कोई नहीं होगी कि भाई मेरी फसल बचेगी कि नहीं बचेगी। जैसे बारिश एकदम ज़्यादा आ गई, बारिश लॉगिंग हो गई, हाँ जी। तो इसमें तो लॉगिंग नहीं हो सकती साइडों से, मतलब टनल के आसपास है या इसमें बाहर से नालियाँ बनी, जो साइड का पानी आएगा वो बाहर निकल जाएगा। अच्छा अच्छा तो एक तो आपकी मतलब वाटर बाउंडेड जितनी जो पानी से जो डिजीज़ आती है वो बहुत घट जाएगी। अच्छा। दूसरा, आपको जब साइड में नेटिंग हो जाएगी तो इसमें कीड़ा भी नहीं जाएगा, इंसेक्ट अंदर नहीं जाएगा, तितली आपकी अंदर नहीं जाएगी, अंदर एगलिंग नहीं होगी। अंदर एगलिंग नहीं होगी तो अंदर वो लार्वा नहीं, वो मतलब अंदर कीड़े नहीं बनेंगे, कीड़े नहीं बनेंगे। ओपन में खेती करने से और इसमें खेती करने से इसमें ज़्यादा फायदा है। इसमें फ़ायदा हाँ ज़्यादा जी, है। इसमें आपकी प्रोडक्शन भी मतलब बढ़ जाएगी। पर शुरू में जब आपने ये काम शुरू किया होगा उस वक्त कुछ तो आपको हाँ, प्रॉब्लम्स आई होंगी कुछ। तो हाँ, शुरू में तो मैम ये है कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मतलब प्रोडक्शन की भी थी, हमारे को पता भी नहीं था कुछ भी नहीं, तो वैरायटीज़ भी नहीं थी उस टाइम, तो बहुत कम वैरायटीज़ थी, तो वो भी इनके पास थी, मतलब महाराजा पटियाला के पास। तो वहाँ से हम इसकी कटिंग लाते थे, कार्नेशन, अच्छा। स्पेशली कार्नेशन ग्लेडियस के बल्ब होते थे, वो भी मतलब उस टाइम। उसके बाद तो फिर बहुत सी कंपनियां इधर आ गई, मतलब डच कंपनियां आ गई, उनके साथ कोलैबोरेशन करके कुछ एक कंपनियां हैं, क्या मतलब KF बायोटेक है और कई कंपनियां हैं जो इधर मतलब इंडिया में मतलब उनके साथ काम कर रही है। तो सारा जितना भी हमारे पास मतलब प्लांटिंग मटेरियल है वो सारा बाहर का है, मतलब सारा डच है या स्पेनिश है या फिर आपका मतलब इजराइल से है या जापान से है। जितने भी हम फूल मतलब यहाँ पर पैदा कर रहे हैं सारे बाहर के। हमारी अपनी इंडियन वैरायटी कोई भी नहीं है। और जो भी मतलब जितने भी हम कट फ्लावर पैदा कर रहे हैं वो सारे बाहर के हैं। अच्छा। तो हम ये हमारा सरकार से ये थोड़ी गुजारिश है कि भाई हाँ अपनी वैरायटीज़ के लिए मतलब थोड़ा रिसर्च में हाँ रिसर्च करें। अब कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके बारे में सरकार एक एनालिसिस करे, इसके बारे में एक सरकार एक सोचे कि भाई इसमें कितने लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। हाँ, एक्सपोर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्या प्रॉब्लम कहाँ। तो अगर इसमें लोगों को अच्छे चांस मिलते हैं तो लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। हाँ बिल्कुल। तो इसकी क्या अलग अलग तरह की प्रजातियाँ होती हैं? हाँ, अलग अलग कितनी तरह की हैं? ये तो बहुत ज़्यादा है मैम, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। मतलब जैसे हमारे यहाँ का एल्टीट्यूड है, तो यहाँ के एल्टीट्यूड के लिए भी बहुत प्रजातियाँ हैं। यहाँ गुलाब नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे को ये बताया गया है कि भाई 4000 फीट से ऊपर को जो अगर आप गुलाब करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। एक तो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से या कोई भी टेक्निकली। तो यहाँ पर कुछ एक वैरायटियाँ जैसे कार्नेशन यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल है। यहाँ पर आप अगर लिलियम का काम करते हैं वो बहुत सक्सेस है। जो भी हम कट फ्लावर यहाँ कर रहे हैं वो काफ़ी सक्सेस है। यहाँ वैरायटी अच्छी बनती है, क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी है। फ्लोरिकल्चर के लिए हमारी स्टेट में बहुत बढ़िया मतलब जोन है, गर्म भी है, थोड़े मीडियम हाइट है, फिर अपर हाइट है। तो यहाँ हिमाचल में फ्लोरिकल्चर का काम भी बहुत अच्छा चल सकता है। जैसे सेब का चल रहा है इस लेवल तक जा सकता है। अगर एक्सपोर्ट करना हो कभी आने वाले समय के लिए इसमें लोगों को लगाया जा सकता है, लोगों को बढ़िया रोजगार मिल सकता है। तो मार्केटिंग इजीली हो जा रहा है? हाँ, मार्केटिंग के लिए तो हाँ जी, मार्केटिंग के लिए तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी एक दिल्ली में भी गाजीपुर के पास एक मंडी बन गई है इसके लिए। लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत वहाँ पर वो है, हम सोचते हैं भाई हमारी एक मंडी परमाणु के आसपास हिमाचल का सारा फूल कलेक्ट करके वहाँ तक वो लोग आ जाए। हाँ जी, वहाँ से आगे फिर वो अपना ले जाए, मतलब एक ऑक्शन सेंटर बने। हम सोचते हैं भाई एक ऑक्शन सेंटर मतलब हमारा हिमाचल में कहीं पर मतलब वो देख के कि भाई कहाँ पर मतलब वो आपका ऑक्शन सेंटर बन सकता है, ताकि जहाँ से सारा हिमाचल का फूल एक जगह इकट्ठा हो जाए और वहाँ से ऑक्शन मतलब ई ऑक्शन है, मतलब कई किस्म की मतलब जैसा बेंगलोर में है। तो बेंगलोर में ये ई ऑक्शन होती है, वो वहीं से बोली लगा देते हैं, वो वहीं से मतलब अपना वो लगाएगा, बोलेगा भाई मैं ये रेट लूँगा आज, मेरा इतना फूल रख लो। तो इस तरीके से कोई एक प्लेटफॉर्म बने तो कहीं पर वो मंडी मतलब मंडी में तो हम भेजते हैं वो तो सब्जी की तरह है, पर एक प्लेटफॉर्म बने, एक अच्छी मंडी बने, बहुत फायदा होगा इसका। जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए आप कोई मैसेज, कुछ सुझाव, कुछ देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को ये कि भाई अगर हमारे हिमाचल में और जिन लोगों के पास अपनी लैंड है, जिन लोगों के पास पानी है, सड़क है, बिजली है, तो उन लोगों को तो इसमें इस सेक्टर में आना ही चाहिए। फ्लोरिकल्चर क्या मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहिए, फ्लोरिकल्चर करें, मतलब सब्जियां करें या कोई ऑर्चर्ड लगाएं अपने बढ़िया, मतलब लेटेस्ट तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए। और जब तक पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आएंगे, आप जो हम एक अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाने की, वो तो हो ही नहीं सकता। तो जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेफ फूड तैयार करेंगे, लोग खाएंगे तो सेहत ठीक रहेगी।